dear friends, welcome to Exam Seta 75. This is Priya and आज हम क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नेम है द लास्ट लेसन एंड दैट्स ऑथर इज़ अल्फोंस डोरेट। सो सबसे पहले इस स्टोरी में हम अल्फोंस डोरेट अबाउट द ऑथर के बारे में जानेंगे कि इस लेसन में आखिर स्टोरी क्या है। So Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 71, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. In the story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on लाइफ एट स्कूल। सो इस स्टोरी का जो मेन टॉपिक है वो है कि 1870 से 1871 के बीच में प्रशिया एंड फ्रांस के बीच में एक वॉर हुआ था। उस समय प्रशिया को जो लीड कर रहे थे वे बिस्मार्क थे। इस वॉर में जो फ्रांस है वो प्रशिया से हार जाता है और इसी हार के साथ फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट एल्ज़स एंड लॉरेन प्रशिया के हाथों में चली जाती हैं। उस समय जो प्रशिया हुआ करता था वो जर्मनी, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया से मिलकर एक टोटल वो बना हुआ था। सो इस स्टोरी में हमें ये जानना है कि जब कोई देश अपनी जो स्टेट्स को हार जाता है, डिस्ट्रिक्ट को हार जाता है, तो वहाँ की स्कूल लाइफ पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड अल्फोंस डोडेट जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है। सो अब इस स्टोरी के बारे में हम जानने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग एग्जाम Seta 75 इन दिस वीडियो। एंड गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट डेड स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमिल had said that he would question on us on participles and I didn't know the first word about them. यहाँ पर जो आई वर्ड यूज़ किया गया है वो हमारे राइटर के लिए यूज़ किया गया है, नरेटर के लिए। एंड सो स्टार्टिंग में कहा जाता है कि जो हमारे नरेटर हैं आज वो सुबह स्कूल के लिए काफ़ी लेट उठे थे और वो काफ़ी ज़्यादा आज डरे हुए थे। यहाँ पर एक वर्ड आया है ड्रेड। ड्रेड का मीनिंग होता है डरा हुआ, काफ़ी डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि जो उनके टीचर हैं मिस्टर हैमिल, आज वो क्लास में पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चंस पूछने वाले थे। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि जो पार्टिसिपल है वो ग्रामर का एक टॉपिक होता है। सो for a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. So राइटर सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए उनके दिमाग में ख्याल आता है कि आज वो स्कूल ना जाकर कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाएं, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा सुहावना और रौनक भरा है। The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were running. वहीं जब राइटर मतलब नरेटर अपने स्कूल की तरफ जाते हैं तो वे देखते हैं कि पेड़ की डालियों पर जो चिड़िया है वो बैठी हुई है और चहचहा रही है। उसी के साथ एक खेत है, खेत के पीछे एक शॉमिल है जहाँ लकड़ियों का काम किया जाता है। वहाँ प्रुशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल। रेजिस्ट का मतलब होता है रुकने की क्षमता। सो एंड एक वर्ड है टैम्पटिंग। टैम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षित करना, जब कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है। सो नरेटर का कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो मुझे दिखाई पड़ रही थी, ये सारी चीज़ें मुझे अपनी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी बजाय पार्टिसिपल्स के, लेकिन मुझ में इतनी क्षमता थी कि मैं अपनी विशेस को, अपनी कामनाओं को रोक सकूं और स्कूल के लिए जा सकूं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. कहते हैं कि जब मैं स्कूल के लिए टाउन हॉल के नज़दीक से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। For the last 2 years, all of bad news had come from there, like the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि जब मैं स्कूल के लिए जा रहा था, टाउन हॉल के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि हमारे पिछले 2 सालों से
कोई भी बुरी न्यूज़, जब भी बुरी न्यूज़ आती है वो सब बुलेटिन बोर्ड पर ही लगाई जाती हैं। जैसे कि हारे हुए युद्ध, ड्राफ्ट मतलब कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा जो ड्राफ्ट भेजे जाते हैं वो सब कुछ। थोड़ी देर के लिए तो राइटर खुद से सोचते हैं बिना रुके हुए, यार अब क्या मैटर हो गया, मतलब अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जो बुलेटिन बोर्ड पर छपी हुई है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith water, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You'll get to your school in plenty of time." इसके बाद जो नरेटर है वो आगे बढ़ते हैं और जितनी तेज़ से वो जा सकते हैं उतनी जल्दी वे स्कूल जाने की कोशिश करते हैं। जब वे जा रहे होते हैं तभी बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े हुए ब्लैक स्मिथ, जो कि अपने अप्रेंटिस के साथ आए थे, अप्रेंटिस मतलब उनका एक साथी जो बुलेटिन को पढ़ रहा था, उसके साथ आए थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, "डोंट गो सो फास्ट बॉब, इतनी तेज़ी से मत जाओ, तुम थोड़े ही समय में स्कूल पहुंच जाओगे." I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamill's little garden all out of a breath. थोड़ी देर के लिए नरेटर को लगता है कि जो मिस्टर वॉचर हैं वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं और वे बिना रुके हुए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी ही देर में वो अपने टीचर मिस्टर हैमिल के छोटे से गार्डन के पास पहुंच जाते हैं। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk lesson repeated in unison, very loud, with our hands or ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. यहाँ पर नरेटर अपने स्कूल के पास का या फिर स्कूल का क्या वातावरण होता है उसके बारे में बताते हैं कि जब यूजुअली जब उनका स्कूल शुरू होता है डेली, तो काफ़ी ज़्यादा बशल मतलब शोर शराबा वहाँ उन्हें देखने को मिलता है। जो लोग सड़कों से गुजरते हैं उन्हें स्कूल का शोर शराबा सुनाई देता है बाहर। एंड अब कौन सा शोर शराबा, जैसे कि स्कूल में डेस्क खोलने बंद करने का शोर, जब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं उसका शोर जो काफ़ी तेज़ होता है। एंड इसी के साथ जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तो पढ़ाई की आवाज़ ज़्यादा क्लियर सुनने के लिए हम सभी अपने कानों पर हाथ रखकर उसे सुना करते थे। और डेली की तरह जो हमारे टीचर रहते थे वो अपना रूलर लेकर टेबल पर रैप करते रहते थे, मतलब स्ट्राइक करते रहते थे। जैसे कि हमेशा एक स्कूल का एक हमें वातावरण एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, बिल्कुल वैसा ही। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं, आज सब कुछ बहुत शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. जो हमारे नरेटर हैं वो कहते हैं काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कहते काउंटेड ऑन मतलब डिपेंड करना। राइटर कहते हैं कि मैं जब भी स्कूल आने में लेट हो जाता था तो मैं स्कूल के शोर शराबे में कमोशन के ऊपर डिपेंड रहता था और बिना किसी को आवाज़ किए, बिना किसी के दिखे मैं अपनी डेस्क तक पहुंच जाता था। लेकिन आज जो था, आज का दिन बिल्कुल अलग था। आज पूरी क्लास में बिल्कुल शांत था, ऐसा लगता था कि आज जैसे संडे वाली सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने खिड़की से अपने दोस्तों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और हमारे टीचर मिस्टर हैमिल अपने आम पास एक टेरेबल आयरन रूलर लेकर यहाँ से वहाँ चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। तो आज मुझे दरवाज़ा खोलकर सबके सामने से ही अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि जब पूरी क्लास में सन्नाटा हो, टीचर के हाथ में एक रूल रैपा हो, उसके बीच में कोई स्टूडेंट जब लेट आता है, उसे क्लास के अंदर जाना होता है, तो वो कितना ज़्यादा डरा हुआ होता है, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। बट नथिंग हैपन। मिस्टर हैमिल शॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। राइटर कहते हैं कि आज मैं जो हुआ वो मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था। मैं जब क्लास के अंदर आया, मिस्टर हैमिल ने मुझे देखा एंड बहुत ही काइंडली कहा कि मिस्टर लिटिल फ्रेंच, आप अपनी डेस्क के पास जल्दी ही जाइए, हम तो आपके बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे।
I jumped over the bench and sat down at my desk. यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई, मैं जल्दी से अपनी बेंच के पास गया और जाकर बैठ गया. Not till then when I had got a little over my fright. और थोड़ी ही देर के बाद मेरा डर चला गया. Did I see that a teacher had on his beautiful green coat? यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि बैठने के बाद थोड़ी देर जब मैं शांत रिलीफ फील किया मैंने, उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि आज मेरे टीचर मिस्टर हैमिल हैं, आज वो जो कोट पहन कर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज. कहते हैं कि हमारे जो टीचर हैं वो ऐसे कपड़े मतलब जिनमें फ्रिल लगी हो, सिर में एक ब्लैक सिल्क वाली कैप उन्होंने पहनी है, उनके कपड़े आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा आज ड्रेसिंग स्टाइल है उनका. नरेटर का बताना है कि उनके टीचर ऐसे कपड़े तभी पहन के आते हैं जब उन्हें कोई इंस्पेक्शन पे जाना होता है या फिर कोई प्राइज सेरेमनी होती है. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. आज जो स्कूल का माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा अलग सा दिखाई दे रहा था. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. यहाँ पर नरेटर बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सरप्राइज में तब हुआ जब मैंने देखा कि आज हमारे क्लासरूम में पीछे की जो लास्ट बेंचेस हमेशा खाली पड़ी होती थी, आज उनमें हमारे गांव के कुछ पुराने वृद्ध लोग बैठे हुए थे, जैसे कि ओल्ड हाउस विद हिज 3 कॉर्नर हैट, जिनने अपने सिर पर 3 कॉर्नर वाली हैट पहन रखी है, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल, और उन्हीं के अलावा कुछ अन्य लोग भी हमारी डेस्क में आज बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई मायूस दिख रहा था. एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. एंड आज सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी मायूस दिखाई दे रहे थे. हमारे गांव के जो ओल्ड हाउसर है वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर बुक लेकर आए थे. प्राइमर बुक मतलब प्राइमरी क्लासेस में जो बुक्स लिखती है वे बुक्स आज वो लेकर आए थे, जो थम्ड एट दी एजेस मतलब जो किनारों पर थोड़ी थोड़ी सी मुड़ी हुई थी. एंड उन्होंने उस ओल्ड प्राइमर बुक को अपनी नीज मतलब अपने घुटनों के ऊपर रखे हुए थे और अपनी आँखों में लगे स्पेक्टिकल्स के ज़रिए उनके पेजेस को देख रहे थे. While I was wondering about it all, जब मैं इन सभी चीज़ों को देख रहा था, मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर. मिस्टर हैमिल अपनी चेयर के पास गए एंड इन द सेम ग्रेव, उसी गंभीर स्वर में एंड जेंटल टोन विच ही हैज़ यूज टू मी, जो हमेशा वो मेरे लिए यूज़ करते थे, उसी गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, आज ये फ्रेंच का हमारा लास्ट लेसन है जो मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ. द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच न्यू जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्ज़ेस लॉरेन. तो यहाँ पर उनके जो टीचर मिस्टर हैमिल हैं वो अपने गंभीर स्वर में मतलब जेंटल टोन के साथ बच्चों को बताते हैं कि प्यारे बच्चों, आज हम फ्रेंच का लास्ट लेसन पढ़ने वाले हैं क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि जितने भी स्कूल हैं एल्ज़ेस लॉरेन के, वहाँ सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाए. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका नया टीचर कल आने वाला है. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहूँगा कि आज सभी अपने लास्ट लेसन के लिए काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव हो. सो गाइज, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों है. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. जब ये बात, राइटर कहते हैं कि जब ये बात मेरे कानों पर पड़ी, मेरे दिमाग में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया. ओह द रैचेस, कितना दुख हुआ. दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. राइटर कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि टाउन हॉल के पास आज इतनी भीड़ क्यों लगी थी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. यहाँ पर राइटर कहते हैं कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है. वाई, ऐसा क्यों.
मैंने तो अभी अच्छे से फ्रेंच लिखना भी नहीं सीखा, मैंने तो अभी कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ा भी नहीं। आई मस्ट स्टॉप द, क्या मुझे यहाँ रुकना होगा? ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि कितना दुख होता है ये जानकर कि मैंने अपने लेसन्स को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार। लाइक गाइस, जब भी कोई बच्चा अपनी पढ़ाई पर मैक्सिमम टाइम ध्यान नहीं देता और जब उसे पता चलता है कि आज हमारा ये लास्ट लेसन है, तो जैसी फीलिंग आती है, एक वही फीलिंग आज नरेटर मिस्टर फ्रेंच के माइंड में चल रही है। और वो कहते हैं कि मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने अपने लेसन्स पर पहले ध्यान नहीं दिया। अभी तो मुझे ना तो फ्रेंच अच्छे से लिखना आता है और ना ही पढ़ना। वे अपने आप को कोसते हुए कहते हैं कि काश मैंने अपने लेसन्स पर ध्यान दिया होता, ना कि उस समय जबकि मैं पक्षियों के अंडे ढूंढता था या फिर सार जो एक नदी होती है, नदी के किनारे बैठकर स्लाइडिंग करता था। दैट हैड सीम्ड सच एज नॉइसेंस अ व्हाइल अगो। वो सारी चीज़ें जो थोड़े समय पहले मुझे बेकार लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, जो मुझे उठाने में बोझ लग रही थी। माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, मतलब मेरी ग्रामर की बुक, मेरी हिस्ट्री की बुक, एंड ये सब मेरे पुराने दोस्त बन चुके हैं, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, एंड दैट आई कुड नॉट गिव अप, और जिन्हें मैं अब नहीं छोड़ना चाहता। मिस्टर हैमिल टू, मतलब मिस्टर हैमिल भी हमें इतने साल से टीच कर रहे हैं, वे कैसे भी हैं बट अब हम उन्हें भी नहीं छोड़ सकते। The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. ये बिल्कुल एक ऐसा मोमेंट क्रिएट हो गया है जब कोई टीचर जो हमें काफ़ी डांटते हों, काफ़ी पीटते हों, लेकिन अच्छा पढ़ाते हों, जब हमें ये पता चलता है कि अब हम उन्हें आज के बाद दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे, ये उनके साथ हमारी लास्ट कन्वर्सेशन है, तो जो एक सैडनेस फील होती है, वही सैडनेस यहाँ पर नैरेटर फील कर पा रहे हैं और वो काफ़ी दुखी फील करते हैं कि अब वे अपने टीचर मिस्टर हैमिल को कभी भी नहीं देख पाएंगे। एंड साथ ही साथ the idea that he was going away and that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was. कहते हैं कि ये विचार ही कि अब वो हमें कभी देखने नहीं मिलेंगे, ये विचार मुझे वो सारी बातें भुला देता है कि वो कितने स्ट्रिक्ट थे, कितने क्रैंकी थे। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood. यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि मिस्टर हैमिल आज इतनी शाइनिंग ड्रेस पहनकर क्यों आए हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मुझे समझ में आया है। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मुझे समझ में आया कि हमारे गांव के पुराने लोग हमारी डेस्क बेंच में, लास्ट बेंच में क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये सब इसलिए क्योंकि वे सब दुखी हैं। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, जो लोग ज़्यादा स्कूल नहीं जा सके। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, अ मास्टर फॉर हिज 30 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. ये सभी लोग आज स्कूल इसलिए आए हैं क्योंकि ये उस टीचर को जिन्होंने उसे मतलब जिसने उन्हें पिछले 40 सालों से अपनी फेथफुल सर्विस दे रहे हैं, ये उन्हें रिस्पेक्ट शो करने का, अपने देश को रिस्पेक्ट शो करने का उनका एक अलग तरीका है, इसलिए आज सभी स्कूल आए हैं। While I was thinking of all this, जब मैं सब सोच रहा था, I heard my name called, तभी मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम लिया। It was my turn to recite. ओह, अब तो मेरी बारी है, मतलब आज उनकी क्लास में पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस होने थे एंड जितना भी वंडर मोमेंट उन्होंने देखा, एटमॉस्फेयर देखा, वो सब देखकर उन्हें ये भूल गया था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. यहाँ पर राइटर सोचते हैं कि काश मैं आज बिना डरे पार्टिसिपल के जितने भी रूल्स हैं वो सर को बताने योग्य हो सकता। काश मैं अच्छी तेज़ आवाज़ में बिल्कुल क्लियरली बिना किसी मिस्टेक के सर को पार्टिसिपल से रूल सुना सकता, बट लेकिन आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। कहते हैं लेकिन मैं पहला ही मतलब मैं पार्टिसिपल का पहला वर्ड भी नहीं भूल पाया एंड स्टूड देयर, और वहाँ शांति से खड़ा रहा।
होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ के। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट जो दिल था वो ज़ोरों से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नज़रें उठाकर सर की तरफ देख सकूं। आई हर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी, तभी मैंने सुना कि मिस्टर हैमिल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट्स कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच। लिटिल फ्रेंच, घबराओ मत, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम खुद ही पर्याप्त रूप से बैड फील कर रहे हो। सी हाउ इट वॉज, अब तुम ही देखो। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हमेशा हर समय हम जब भी कोई चीज़ पढ़ना होता है, कोई काम करना होता है, तो हम कहते हैं अरे छोड़ो, बहुत टाइम है, हम इसे कल कर लेंगे। एंड नाउ यू शी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो लिटिल फ्रेंच, हम कहाँ आ गए हैं। दैट सीक्रेट ट्रबल विद एल्जेस, यही तो एल्जेस के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वो पढ़ाई को कल के लिए छोड़ देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अच्छा ही है तुमने, जो लोग हमारे स्कूल के बाहर की तरफ खड़े हुए हैं उन सब लोगों को एक मौका दे दिया है तुम्हें टीज करने का, चढ़ाने का। हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, वे सभी अब तुम्हें अच्छी तरह से कह पाएंगे कि तुम कैसे फ्रेंचमैन हो। एंड तुम फ्रेंच हो, फ्रेंचमैन हो, येट यू कैन नाइदर स्पीक और नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज। तुम कैसे फ्रेंचमैन हो, ना तो तुम्हें फ्रेंच लिखनी आती है और ना ही बोलनी आती है। बट यू आर नॉट द रस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। राइटर यहाँ मतलब जो उनके टीचर हैं वो राइटर से यहाँ पर कहते हैं, लेकिन लिटिल फ्रेंच इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, इसमें हम सभी के पास कोई ना कोई रीज़न है कि हम सभी अपने आप को कोस सकें। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, लिटिल फ्रेंच, तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हारी टीचिंग मतलब तुम्हारी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा वे चिंतित नहीं हुए। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने हमेशा तुम्हें पढ़ाई से ज़्यादा मतलब पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने के लिए तुम्हें नहीं कहा। एटलीस्ट वो सोचती थी कि तुम किसी फार्म में काम करो या फिर किसी मिल में काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, और कुछ पैसे कमा सको। एंड मैं आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो माई सेल्फ, और तुम्हारी ऐसी स्थिति का कारण मैं खुद भी हूँ। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने तुम्हें लेसन्स पढ़ने की बजाय अपने फूलों पे पानी डालने के लिए नहीं भेजा? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? जब मुझे फिशिंग पर जाना होता था तो क्या मैंने तुम लोगों को छुट्टी नहीं दी? ये मेरा फॉल्ट है। Then from one thing to another, और एक के बाद एक, Mr. Hamill went on to talk ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। इसके बाद मिस्टर हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में काफ़ी बातचीत करते रहे, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगॉट इट, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, सबसे क्लियर लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है। एंड इस लैंग्वेज को हमें गार्ड करना चाहिए, सीखना चाहिए, और हमें कभी भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए दैट बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन। मतलब जब तक कोई इंसान अपनी कंट्री की लैंग्वेज को जानता है, अपनी लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को जानता है, तब तक किसी भी प्रिजन की उसके पास होती है। दैन ही ओपन अ ग्रामर, इसके बाद, इन बातों के बाद उन्होंने अपनी ग्रामर की बुक ओपन की एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें पाठ पढ़ाना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। आज जो नरेटर है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ, अमेज थे कि आज उन्हें सभी बातें कितनी जल्दी और कितने अच्छे से समझ में आ रही हैं। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी आई थिंक टू that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. नरेटर कहते हैं कि आज जब सर मुझे ये सारी चीज़ें बता रहे थे, हम सब लोगों को बता रहे थे, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सरल लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इससे पहले मैंने कभी भी इतनी केयरफुली
लर्न नहीं किया है, या फिर शायद हमारे सर ने इससे पहले इतने ज़्यादा पेशेंस के साथ हमें टीच नहीं किया है. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लगता है कि जो हमारे टीचर मिस्टर हैमिल हैं वो फ्रेंच के बारे में जितना कुछ जानते हैं वे जाने से पहले हमें सारी चीज़ें बताना चाहते हैं एक ही बार, और वो ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक ही बार में सेव हो जाएं. After the grammar, we had a lesson in writing. ग्रामर पढ़ने के बाद हमने राइटिंग के बारे में भी कुछ लेसन्स लिए. एंड द डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस. उस दिन मिस्टर हैमिल हमारे लिए कुछ नई कॉपियाँ लेकर आए थे, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिनमें ब्यूटीफुल राउंड हैंड में मतलब एक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांसेल्सिस फ्रांसेल्सिस. They looked like little flags floating everywhere in the school room hung from the road at the top of our desk. वे जो कॉपियाँ लेकर आए थे हमारे टीचर जिसमें फ्रांसेल्सिस फ्रांसेल्सिस लिखा था, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारे स्कूल रूम में आज हर जगह एक फ्लैग लगे हुए हैं जिनमें फ्रांसेल्सिस का नाम लिखा हुआ है. एंड ऐसा लग रहा था कि हमारी डेस्क बेंच पर उन्हें लहराया जा रहा है. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज. आप देख सकते थे कि आज हमारे क्लासरूम में सभी अपने काम में कितने ज़्यादा बिजी हैं और कितनी ज़्यादा शांति है. द ओनली साउंड वॉज द स्ट्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. आज हमारे क्लासरूम में इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि आज सिर्फ पेन और मतलब पेपर पर पेन से हम लिखते हैं सिर्फ वही आवाज़ ही सुनाई दे रही थी. वंस सम बैटल्स फ्लू इन. एक बार तो क्या हुआ कि कुछ बीटल्स हमारी क्लासरूम में घुस आते हैं, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम. लेकिन सभी अपने काम में इतने बिजी थे कि किन्हीं ने इस पर ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस. यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया. हु वर्कड राइट ऑन ट्रैशिंग देयर फिश नॉक्स. जो अपनी फिश हुक को मतलब ट्रेस करने में जो अपना काम कर रहे थे. एज इफ दैट वॉज फ्रेंच. ऐसा लग रहा था कि वे भी फ्रेंच से हैं. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो. हमारे क्लासरूम के छत पर कुछ पिजन्स जो हैं कबूतर हैं वो कूट कर रहे थे, काफ़ी तेज़ आवाज़ में शोर कर रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. तो मेरे दिमाग में आया कि क्या जर्मन वाले लोग इन पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, that at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolroom. राइटर यहाँ पर कहते हैं कि ये सब चीज़ मैं देख ही रहा था. एंड आई लुक्ड फ्रॉम माई राइटिंग, मतलब जब मैं अपना लिख रहा था उसके बाद मैंने देखा दैट मिस्टर हैमिल जो हैं वो काफ़ी मोशनलेस होकर अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, और चेयर पर बैठे बैठे वो क्लासरूम की हर एक चीज़ को एक के बाद एक चीज़ को देख रहे थे. उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो क्लासरूम की हर एक चीज़ को अपने माइंड में सेट करना चाहते हैं. फैंसी. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. कोई भी हो उसे दुख होगा ही, क्योंकि एक ऐसे टीचर जो पिछले 40 सालों से एक ही जगह पर पढ़ा रहे थे. हमारी क्लासरूम के साइड में सामने एक गार्डन था, मतलब जो खिड़की से दिखाई देता था, और वो हमेशा ही मतलब ये सब कुछ सारा नज़ारा हमारे क्लासरूम के सामने ही था. मिस्टर हैमिल का ही बगीचा था, स्टार्टिंग में बताया गया था. तो ये सारी चीज़ें मिस्टर हैमिल नहीं छोड़कर जाना चाहते थे. कोई भी इंसान हो जब कई साल तक कोई एक ही जगह काम करता है और फिर उसे अचानक ये पता चले कि उसे छोड़ के जाना है तो काफ़ी ज़्यादा सैडनेस फील होती है. Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. यहाँ पर राइटर कहते हैं कि इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला. अगर बदला है तो सिर्फ ये कि जो हमारे स्कूल की जो डेस्क बेंचेस हैं वो थोड़ी सी स्मूथ हो गई हैं. द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर. जो गार्डन में वॉलनट ट्री लगा हुआ था वो थोड़ा लंबा हो गया है. द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्रेंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. और जो होपवाइन का पेड़ लगाया गया था वो घूमते घूमते विंडो से मतलब छत तक पहुंच गया है. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन. कोई भी हो
उसे ये सब छोड़कर जाने में दुख तो होगा, उसका दिल तो दुखेगा ही. To hear his sister moving about in the room about packing their trunks for they must have left the country next day. और कैसा फील होता होगा सर को जब उन्हें ये सुनाई देता होगा कि उनकी जो बहन है वो अपने रूम में सामान को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर बैग में पैक कर रही है, क्योंकि उन्हें कल ये देश छोड़कर जाना है. बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि लेकिन जो हमारे टीचर हैं उनमें भी इतना साहस है कि वो हम सभी से ये लेसन सुन सकें पार्टिसिपल्स का. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. राइटर बताते हैं कि लिखने के बाद हमारे एक हिस्ट्री का लेसन था. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बोबू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम. ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल द लेटर्स विद दैम. यहाँ पर राइटर बताते हैं कि हमारा मतलब लिखने के बाद हमने हिस्ट्री का लेसन शुरू किया. जो छोटे छोटे बच्चे थे वे भी अपना बा बेबी बोबू ये अपना रिसाइट कर रहे थे, पढ़ रहे थे. इसके बाद जो हमारे स्कूल रूम में बेंच मतलब बैक साइड में लास्ट बेंचेस में जो ओल्ड हाउसर बैठे थे और जो बूढ़े लोग बैठे थे, वो सब लोग अपनी प्राइमर बुक को अच्छी तरह से दोनों हाथों से पकड़कर इस प्रैक्टिकल्स के ज़रिए उन्हें एक एक लेटर्स को अच्छी तरह देख रहे थे. You could see that he too was crying. आप देख सकते थे कि वो सभी भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं. His voice trembles with emotion. उन सभी की वॉइस भी इमोशंस में बहुत ज़्यादा आज क्या है दबी हुई है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं सब. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और ये सुनकर काफ़ी हंसी आती है कि हम सभी आज एक साथ काफ़ी हंसना भी चाहते हैं और रोना भी. How well I remember it, the last lesson. क्योंकि सभी लोग आज के इस लास्ट लेसन को हमेशा याद रखना चाहते हैं. All at once the church clock struck 12. थोड़ी ही देर में चर्च क्लॉक में 12 बज जाते हैं. Then the Angelus. At the same moment the trumpets of the Prussian returning from drill. और थोड़ी ही देर बाद जैसे ही घड़ी पर 12 बजते हैं वो समय आज ट्रम्पेट्स की आवाज़ आने लगती है कि प्रशियन लोग अपनी ड्रिल पूरी करके वापस आ रहे हैं. मिस्टर हैमिल स्टूड अप. मिस्टर हैमिल अपनी सीट से उठ जाते हैं. वे काफ़ी गंभीर हैं इन हिज चेयर एंड आई नेवर सॉ हिम लुक एज सो टॉल. राइटर कहते हैं कि जैसे ही प्रशियन लोगों की ड्रिल से वापस लौटने का शोर सुनाई देता है, मिस्टर हैमिल अपनी चेयर के ऊपर खड़े हो जाते हैं. एंड राइटर कहते हैं कि मैंने कभी अपने टीचर को इतना ऊंचा नहीं देखा है, वे काफ़ी दुखी हैं. माई फ्रेंड सैड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन. राइटर कहते हैं कि जब हमने अपने टीचर को देखा तो वे हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक ही लेटर कहने के बाद वे कुछ बोल नहीं पाए. Then he returned to the blackboard. इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गए. took a piece of chalk. उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया. and bearing on with all his might he wrote as large as he could. और ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने चौक से बहुत बड़े बड़े अक्षर जितने वो लिख सकते थे उससे उन्होंने लिखा Vive la France, मतलब फ्रांस अमर रहे. Then he stopped and leaned his head against the wall. इसके बाद वे रुक गए. उन्होंने अपने सिर को दीवार की तरफ घुमाकर खड़े हो गए. And without a word, बिना कोई शब्द कहे, he made a gesture to us with his hand. उन्होंने अपने हाथों से हमें इशारा दिया. School is dismissed, you may go. कि स्कूल बंद हो गया है, आप घर जा सकते हैं. So guys, इस तरह आपने देखा कि ये जो स्टोरी थी द लास्ट लेसन कितनी ज़्यादा सैडफुल थी. सो गाइस कमेंट सेक्शन पर हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.